हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर आपको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो जा करके मेरे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा कंटेंट और मिल सके। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है ये बात कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अगर चार्ज एक बहुत छोटी सी जगह पर एकत्रित हो, बहुत छोटी जगह पर इकट्ठा हो, सच दैट उसका साइज नेग्लिजिबल हो जाए, उसे हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि रियल वर्ल्ड में आपको सारे चार्जेस पॉइंट की तरह ही मिले, सारे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जितने छोटे ही हों। तो हमें रियल लाइफ में चार्ज जो है वो बॉडीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है। तो जब चार्ज बराबर से किसी भी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को बोला जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ये तीन तरह का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जैसा कि नाम कह रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है अगर चार्ज को हमने बराबर से फैलाया है एक पतली सी वायर जैसी बॉडी के ऊपर, यानी चार्ज को लेंथ के अलोंग बराबर से फैलाया गया है। क्योंकि देखो अगर आप एक तार की बात करो तो तार में केवल उसकी जो लेंथ है वो ही उसकी डोमिनेंट डायमेंशन है, बाकी उसकी थिकनेस वगैरह उसकी लेंथ के मुकाबले नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर चार्ज को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ओवर अ गिवन सरफेस एरिया, उसे बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज को बराबर से स्प्रेड किया जाए किसी बॉडी की पूरी वॉल्यूम के अक्रॉस, उसे बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये तो था इनका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें बच्चों, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक पतली तार जैसी एक बॉडी है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं इस बॉडी पर चार्ज को बराबर से स्प्रेड कर दूं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दूं, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज मैंने इस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया है, सपोज स्मॉल क्यू, और इस तार की जितनी मैं लेंथ कंसिडर कर रहा हूं ये है एल। ठीक, तो मैंने एल तार के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैं कह सकता हूं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी यहां पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज कितना डाला Q, कितनी लेंथ पर डाला L, तो बन जाएगा Q अपॉन L। अगर हम बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ले लें, मान लो हम इसका एक बहुत ही छोटा सा पीस ले लेते हैं, लेट अस टेक दिस स्मॉल काइंड ऑफ अ पीस, ये छोटा सा, इस पर तो छोटा सा चार्ज dq हो जाएगा, और इसकी ये जो लेंथ है ये भी तो कम हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी dl। तब उस केस में क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म का मतलब चाहे आप बड़ा पीस लो या छोटा पीस, चार्ज बराबर से ही फैला है, तो इसीलिए हम इसको dq अपॉन dl भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर मान लो मुझे इस तार की वजह से फील्ड निकालनी है, तो भैया मैं तार को एक साथ पूरा पीस तो नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं सीखा। मैंने तो फॉर्मूला सीखा एक छोटे से चार्ज की फील्ड का, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको KQ/R²। ठीक है, तो हम क्या करें, हम इस तार को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में बांट लेते हैं, उसके एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तार का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये जिस पर चार्ज है dq। इस एलिमेंट से अगर हम डिस्टेंस देखें इस पॉइंट P का, वो है r। अब अगर मुझे इस पॉइंट P पर फील्ड निकालनी है इसकी वजह से,
तो वो फील्ड छोटी सी हो जाएगी बच्चों, वो फील्ड हो जाएगी डीई। तो अगर मैं इस छोटी सी फील्ड डीई की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब भैया डी क्यू की वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूं, क्या आ जाएगी वो, लैम्डा इंटू डीएल, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो फील्ड छोटी सी है जो इसकी वजह से है। ऐसे ही यहां पर एक एलिमेंट लूंगा मैं, मान लो ऐसे यहां पर एक दूसरा एलिमेंट लेता हूं, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इधर को आ जाएगी। ऐसे यहां पर एलिमेंट लूंगा उसकी वजह से फील्ड इधर आ जाएगी, यहां पर। तो इन सारी फील्ड्स का क्या होगा, इन सारी फील्ड्स का मैं करूंगा सम, और उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। आप कहोगे सर इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं यहाँ पर कितने एलिमेंट्स बना सकता हूं, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन आई मेक इन दिस लेंथ, तो आप कहेंगे सर इसमें तो आप कोई गिनती ही नहीं है, तो आई से वी कैन कॉल इट इनफाइनाइट एलिमेंट्स। और हमको पता है अगर हमारे पास एक फाइनाइट सीरीज का सम होता है तो हम समेशन यूज करते हैं, यानी सिंपल एक एक करके ऐड कर दो। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हमें ऐड करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो हम उसमें यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इसीलिए हम यहाँ पर जो नेट फील्ड निकालेंगे वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड डीई, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, कहां से कहां तक, आपको जो भी वैल्यू दे दी जाए, मान लो 0 से एल लेंथ तक निकालना है, इंटीग्रेटेड फॉर 0 टू एल, और आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ये बेसिकली क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमने लैम्डा को क्या लिखा था, Q बाय एल या डी क्यू बाय डी एल। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, अब इसमें ऊपर है चार्ज और नीचे है लेंथ, तो ऐसा यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ऊपर है चार्ज एटी और नीचे है लेंथ, तो एल माइनस वन, एटी एल माइनस वन, ये बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, आइए चलते हैं अब दूसरे तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इसमें क्या मैंने आपको बताया था अभी इंट्रोडक्शन में, हमने बताया था कि भैया जो चार्ज है वो बराबर से बांटा जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फैलाया जाता है ऑन टू द सरफेस। तो हम एक ऐसा ही शीट या लैमिना ले लेते हैं। अब बच्चों ये लैमिना क्या होता है, आप कहोगे सर व्हाट इज अ लैमिना। आप अपनी एक किताब के या कॉपी के पेज को देखिए, तो आप पाएंगे कि उसमें दो डायमेंशंस तो हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। बस ऐसे ही ऑब्जेक्ट को बोला जाता है लैमिना। तो लैमिना बेसिकली टू डायमेंशनल बॉडी है। आप लोग जब स्कूल में अपना लंच लेकर के जाते हैं तो मम्मी पराठे और रोटी को एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करती है कि नहीं? तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है बच्चों, वो क्या है, वो एक लैमिना है। ठीक, तो यहाँ चार्ज बराबर से स्प्रेड किया गया अक्रॉस द लैमिना और सरफेस। हम मान लेते हैं टोटल चार्ज जो था वो था Q, और इसका पूरे का सरफेस एरिया था A। तो यहां पर बन जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक, और ये बन जाएगी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो Q बाय A। अब जरूरी तो नहीं, अगर मैं इसकी पूरी फील्ड निकालना चाहूं तो एक साथ नहीं निकाल सकता, क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी एलिमेंट्स में ब्रेक कर देता हूं बच्चों। तो मैं यहां पर इसका एक छोटा सा पीस ले लेता हूं, ये छोटा सा सरफेस, इसका एरिया है डी ए और इस पर चार्ज है डी क्यू। इसकी वजह से आर दूरी पर इस पॉइंट पी पर अगर मुझे फील्ड निकालनी है तो मुझे पता है वो फील्ड छोटी सी ही होगी। हम उस फील्ड को अभी के लिए नाम दे देते हैं डीई। अब अगर इस डीई को निकाला जाए तो ये जो डीई आएगी, आप कहोगे सर ये होगी के, चार्ज था डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप यहां से देखो, ये जो डी क्यू डी ए पर फैला था, तो मैं इसको डी क्यू अपॉन डी ए भी लिख सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो यहां से डी क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताओ जरा, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने तो ये एक एलिमेंट लिया है, ऐसे कितने एलिमेंट बना सकता हूं, इनफाइनाइट।
तो उन सब की फील्ड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रही होगी। तो जो नेट फील्ड आएगी ई कैसे निकाली जा सकती है, फिर से इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्यों किया, एक एक करके ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें एक एक करके ऐड नहीं करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, कहां से कहां तक, पूरे सरफेस जीरो से एस के लिए या जीरो से ए के लिए, क्योंकि हमने यहाँ एरिया को ए लिया है। आई बात समझ में सबको, यस और नो? तो ये था हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप यहां पर देखो, यहां पर आई है ये सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सिग्मा को लिखा जाता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा सरफेस एरिया। ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चाहे बड़ा पीस लो या छोटा पीस, उस पर जब आप रेशो निकालोगे उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, देखो ऊपर है चार्ज तो आ जाएगा कूलम, और नीचे है एरिया तो पर मीटर स्क्वायर। इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं, ऊपर है चार्ज 80, नीचे है एरिया, तो एल की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट। इसके बाद आता है हमारा तीसरे तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इसमें क्या होता था, आपको याद है मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसमें हम चार्ज को बराबर से फैलाते हैं किसी भी बॉडी की पूरी वॉल्यूम के अलोंग। तो यहां पर मैं कंसिडर कर लेता हूं, मेरे पास मान लो ये एक क्यूब है, इस क्यूब की पूरी वॉल्यूम के अलोंग मैंने चार्ज को बराबर से स्प्रेड किया है। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने चार्ज को ऐसे बराबर से पूरी वॉल्यूम में फैला दिया इसकी। ठीक है, बराबर से फैला हुआ है। अब इस पूरे की वजह से मैं एक साथ तो नहीं निकाल सकता वैल्यू, है ना। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर कि मैंने इसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज क्यूब स्प्रेड कर दिया। इसकी वॉल्यूम की भी चार्ज था क्यूब, तो मैं कह सकता हूं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये आ जाएगा क्यू अपॉन वी। अब इतने बड़े चार्ज की वजह से एक साथ तो निकाली जा सकती, क्योंकि हमें तो पॉइंट चार्ज की आदत पता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा सा पीस ले लेंगे। हम कहेंगे इसका एक छोटा सा पीस ले लिया, इस पर चार्ज है डी क्यू इस वॉल्यूम के अंदर, और इसकी वॉल्यूम है डीवी। अब इस छोटे से पार्ट की वजह से आप किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर फील्ड निकाल रहे हैं जो कि डिस्टेंस आर पर है। ठीक है, तो ये फील्ड छोटी सी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे डीई बच्चों। ठीक है, अब यहां से अगर आपने चार्ज छोटा सा लिया है, वॉल्यूम छोटी सी ली है, तो आप इसको डी क्यू अपॉन डीवी भी लिख सकते हैं। अब ये जो छोटी सी फील्ड डीई आएगी, ये आ जाएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो डी क्यू है इसकी वैल्यू हम यहां से डाल सकते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया, यस और नो? अब हमारे पास ये डीई की वैल्यू आ गई। ठीक, अब मुझे टोटल फील्ड निकालनी है। ऐसे कितने एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं बताओ इस वॉल्यूम के अंदर? आप कहेंगे सर इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, और तो मेरे पास फील्ड की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि हर एलिमेंट की एक फील्ड, इनफाइनाइट एलिमेंट्स की इनफाइनाइट फील्ड्स। तो मैं क्या करूंगा, तो बच्चों मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन। तो मैं ई निकालने के लिए लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, जिसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर। वॉल्यूम कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से वी तक। इसको आप अलग अलग सिचुएशन में यूज करके जो भी लिमिट्स गिवन हो उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे रो क्या है, आप कहेंगे सर ये जो रो है ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये होता क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो को लिखा जा सकता है Q अपॉन वी, या डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक, अब अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट पूछूं आपसे, तो भाई ऊपर क्या है चार्ज, नीचे क्या है वॉल्यूम, तो कूलम पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं, ऊपर है चार्ज 80, नीचे है वॉल्यूम एल की पावर -3 बन गया, तो 80 L -3 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है।
ठीक है बच्चों। तो अब सवाल आता है कि सर ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, कोई क्वेश्चन तो करके बताओ। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से कब समझ में आता है, जब आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए हम भी ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ये बोर्ड एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है, बार बार पूछा गया है, कई बार कई साल ये लगातार आया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। यानी हमें एक छल्ला दे दिया, रिंग दे दिया गया है, उसका रेडियस ए है। आपसे कहा गया obtain an expression for the electric intensity at a point on the axis of the ring। आपको एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है, आपसे कहा गया आपके पास एक रिंग है, तो चलिए जी एक रिंग बना लेते हैं हम लोग। किसने मना किया है रिंग बनाने से, है ना। तो चलिए एक रिंग बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक रिंग। इस रिंग का रेडियस इन्होंने कितना कहा बच्चों, इन्होंने कहा जी इस रिंग का जो रेडियस है वो है हमारे पास ए, है ना। तो हम इसका रेडियस ले लेते हैं ए के बराबर। ये इसका डायमीटर बना दिया हमने, ये है इसका सेंटर ओ, तो इसका रेडियस है ए। ठीक बच्चों, अब एक्सिस जो होगा, इस रिंग का जो एक्सिस होगा वो इसके सेंटर से पास होगा और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसका एक्सिस बनाएं बच्चों, वो एक्सिस कुछ ऐसे बन जाएगा, ये है वो एक्सिस। हमें इसी एक्सिस पर फील्ड निकालनी है। तो हम मान लेते हैं हमने ये एक पॉइंट ले लिया P, हम यहां पर इसकी फील्ड कैलकुलेट करेंगे। वी विल बी कैलकुलेटिंग द फील्ड एट दिस पॉइंट P। ठीक, हमने मान लिया इसकी दूरी है x, सेंटर से इस पॉइंट P की दूरी एक्सिस पर कितनी है, x। अब देखो, अब इस पूरे रिंग की वजह से एक साथ आप फील्ड नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला सवाल आता है, हमने पढ़ा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है। हमें कहा गया चार्ज इस रिंग के ऊपर, इस छल्ले के ऊपर बराबर से फैलाया गया, ठीक है। तो अब आपसे सवाल ये है, ये कौन सा वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप जरूर कीजिए, ठीक है। तो बताइए जरा ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जरा इसको री इमेजिन करो, ये कैसे बना, छल्ला कैसे बनाते हैं। एक तार ली, उस तार को ऐसे गोल घुमा के जोड़ दिया तो बन गया हमारे पास रिंग। वायर का केस कौन सा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्हें रिंग एक 2D ऑब्जेक्ट नजर आता है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, रिंग में बीच में तो कुछ है ही नहीं, रिंग के पास सिर्फ एक पतली सी तार है जिसे हमने गोल घुमा दिया। तो तार के ऊपर तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तार के ऊपर तो चार्ज लेंथ के ऊपर फैलाया जाता है, इसलिए हो जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर जो चार्ज है वो बराबर से फैलाया गया है अबाउट द लेंथ, है ना। तो इसीलिए यहां पर जो चार्ज डेंसिटी बनेगी बच्चों, वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब अगर मैं पूछूं, मैंने इस पर टोटल चार्ज क्यू डाल दिया, सपोज मैंने इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू डाल दिया, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, टोटल चार्ज है क्यू, और अगर मैं पूछूं इस छल्ले को बनाने में जिसका रेडियस ए था, कितनी तार लगी होगी, आप कहेंगे सर सरकमफेरेंस के बराबर 2πa। तो ये बन जाएगा Q अपॉन 2πa। ठीक, लेकिन मैं इस पूरे की वजह से तो एक साथ फील्ड नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं इसका छोटा सा एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े पर छोटा सा चार्ज है dq, और इस छोटे से टुकड़े की लंबाई है dl। तो बच्चों क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इस लैम्डा को dq अपॉन dl भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में सबको, यस और नो। ठीक, अब ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट की दूरी इस पॉइंट P से, ये जो एक लाइन मैं बना रहा हूं, इससे मिल सकती है। अब हम सबको पाइथागोरस थ्योरम आता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो डिस्टेंस है r, इसकी वैल्यू आप कितनी निकालोगे, आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल आएगी, यस और नो। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू बच्चों आ जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और एलिमेंट यहां पर चूज कर लेते हैं। इस एलिमेंट की भी लंबाई हमने dl रखी, इस पर भी चार्ज dq रखा, और इसका भी जो डिस्टेंस है वो हमने रखा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों की अपनी अपनी फील्ड बना लेते हैं। इसकी फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टेड अवे होगी, ये आ गई इसकी छोटी सी फील्ड डीई। ऐसे ही इसकी भी फील्ड बना लेते हैं, ये आ गई इसकी छोटी सी फील्ड डीई। ठीक है जी, ये हमारे पास इनकी छोटी छोटी फील्ड आ गई। अब मान लो ये एंगल थीटा था, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा है। तो जब मेरे पास डीई है, मेरे पास थीटा है, तो मैं इस डीई के एक कॉम्पोनेंट बना सकता हूं। ऊपर वाले डीई का एक कंपोनेंट यहां बनेगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा, ये आ जाएगा डीई साइन थीटा। बच्चों ये रेजोल्यूशन हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो नीचे वाला डीई है इसका एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा जो कि आएगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे बनेगा जो कि आ जाएगा डीई साइन थीटा। अब हमें ये बात पता है, अगर आप सिमेट्री को देखें तो एक डीई साइन थीटा ऊपर है, एक डीई साइन थीटा नीचे है। ये दोनों डी साइन थीटा एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो मैं कह सकता हूं बाय सिमेट्री जितने भी ये डी साइन थीटा हैं उन सब का सम जीरो हो जाएगा, और सम को हम लिखते हैं समेशन। तो मेरे पास डी साइन थीटा का जो समेशन आएगा बच्चों उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो अब बचे कौन से कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स बचे सारे डी कॉस थीटा वाले। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं जो टोटल फील्ड आएगी ई वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा से। अब आप पूछोगे सर आपने यहां इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि यहां तो मुझे सिर्फ ये शो करना था कि इनका टोटल सम जीरो आएगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। आप इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख दो तब भी बात वही है। यहां पर इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि ये मेरे को कैलकुलेट करना है, और मैं ऐसे कितने एलिमेंट्स बना सकता हूं, फिर से आंसर वही है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स बना सकता हूं, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डीई की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए बच्चों तो डीई की वैल्यू निकल करके आएगी, डीई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज था डी क्यू, डिस्टेंस था आर का स्क्वायर। आर था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास आ गई छोटी सी फील्ड डीई। ठीक है, अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट कर टोटल फील्ड निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब वैल्यू ऊपर डाल दीजिए, साथ में मुझे कॉस थीटा भी चाहिए। देखो कॉस थीटा मैं इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूं, ठीक है ना। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अंडर रूट को हम लोग पावर 1/2 लिखते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू। दोनों वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूला में रख दीजिए, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इंटीग्रेशन ऑफ डीई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो हमें लिमिट्स उसकी लगाते हैं जो डी के साथ लिखा होता है। डी के साथ क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर क्यू, तो लिमिट आ जाएगी 0 टू कैपिटल क्यू। अब देखो जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, तो ई का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x भी बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और 1/2 बन जाएगी 1.5 यानी 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम 0 टू क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब सवाल कहता है हेंस शो दैट फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंसेस, जब सेंटर से बहुत दूर चले जाओगे, ठीक, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो चलिए, अगर मैं इस पॉइंट पी को और दूर और दूर और दूर ले जाता जा रहा हूं, तो बताओ कौन सा डिस्टेंस बढ़ रहा है? आप कहोगे सर एक्स बढ़ रहा है। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा दूर चला जाऊं, तो वहां से ये रिंग तो बहुत छोटा सा नजर आएगा मुझको। इसका मतलब इस रिंग का जो रेडियस है वो मेरे एक्स के मुकाबले बहुत छोटा हो जाएगा। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला वो लिख लेते हैं बच्चों। वो है 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो मैं कहूंगा फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, यानी जब हम रिंग से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, ये जो x है ये a से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा। क्यों जी? एक एग्जांपल से समझो। मान लो मेरे पास एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है बच्चों 0.001। ठीक है, एक है 10 और दूसरा है 0.001। मान लो x को मान लिया 10, a को हमने मान लिया 0.001। ठीक है भाई, अब इनके स्क्वायर्स को ऐड कर दो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैलकुलेट करूं, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 100 प्लस 0.123121। ये तो आपका आंसर आ जाएगा 100.12345 ये वैल्यू आ जाएगी। अब खुद देखो यार जरा, इसको ऑलमोस्ट आप क्या मान लोगे? आप कहोगे ये तो लगभग 100 के बराबर ही आ गया। और 100 क्या था? एक्स स्क्वायर। यस और नो, आई बात समझ में? तो जब हमारे पास एक वैल्यू दूसरे मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनके सम्स या डिफरेंसेस लगभग लगभग उसी वैल्यू के बराबर आते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ही मान सकता हूँ बच्चों? मैं कह सकता हूँ ये पूरा पूरा किसके बराबर है बालको? हम कह सकते हैं ये पूरा ही किसके बराबर है बच्चों? एक्स के स्क्वायर के ही बराबर है। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखो E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया क्यू एक्स अपॉन 4πε0 एक्स की पावर 3। इससे ये कैंसिल होके 2 बन गया, तो ई का फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब आप इमेजिन करो, ये मेरे पास है एक पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज Q से x डिस्टेंस पर मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, उसका फॉर्मूला था KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और K की वैल्यू डाल दो तो 1/4πε0 Q बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो सेम है। तो इसीलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि जब आप दूर जाओगे इस चार्ज से बहुत ज्यादा, इस रिंग से, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। यस और नो? इसके बाद थर्ड पार्ट कहता है ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर पर फील्ड निकालनी है। तो चलिए सेंटर की फील्ड पर भी आ जाते हैं। अब पहले फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने लिखा E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जब हम सेंटर पर जाएंगे, जरा सेंटर पर देखो तो, जब मैं इस पॉइंट P को सेंटर पर ले आऊंगा बच्चों, तो A तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो X है ये बन जाएगा 0। X विल बिकम 0। तो हम क्या करें? तो हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें। जैसे ही आप x को 0 डालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकल करके आएगी
0। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप एक रिंग के सेंटर पर फील्ड निकालेंगे बच्चों, उसकी वैल्यू 0 आती है। इस चीज को हम कुछ ऐसे लॉजिकली भी समझ सकते हैं। देखो, ये मैंने एक रिंग बना डाला, ठीक। अब मैं इसके सेंटर पर फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं। ये है हमारे पास सेंटर ओ, ठीक है। तो क्या करता हूं, मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। देखो, अब हम यहां पर छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं इसके। एक टुकड़ा यहां लिया हमने, एक टुकड़ा यहां लिया हमने, एक टुकड़ा लेंथ का यहां लिया हमने, एक पीस यहां पर बना दिया, एक पीस यहां पर बना दिया, एक पीस यहां पर बना दिया, एक यहां और एक यहां, ठीक है। चार्ज बराबर से फैला है, सब पर चार्ज डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू और डी क्यू है, ठीक है। अब हमको पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे बनती है, तो इस डी क्यू की फील्ड इधर आ जाएगी छोटी सी डीई। ऐसे ही इस डी क्यू की फील्ड डीई इधर आ जाएगी, इसकी फील्ड डीई इधर आ जाएगी, इसकी फील्ड डीई इधर आ जाएगी, इस वाले की इधर, इसकी इधर, इस वाले की इधर और इस वाले की इधर। अब अगर आप ध्यान से देखो, इनकी फील्ड सब, ये डीई इस डीई को कैंसिल कर देगा, ये डीई इस डीई को कैंसिल कर देगा, ये डीई इसको, ये इसको। इस तरीके से हर एलिमेंट के लिए एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट जरूर मिलेगा। इसीलिए ये सारी फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो हमारे पास नेट फील्ड का आंसर कितना आएगा, 0। और यही बात हमारा फॉर्मूला भी प्रूव करता है। तो ये था इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों फील्ड 0 हो गई। आई होप आपको यहां तक समझ में आया बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, साथ ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको मैं स्टडी मटेरियल, डीपीपीज अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।